वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ जय हो। और आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है प्रदीप भंडारी जी। और पिछले दिनों हमने देखा कि कोर्ट का एक निर्देश आया कि वेस्ट बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ उसका कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होगी और एसआईटी जांच होगी। और इस विषय पर जो सूक्ष्म तरीके से जो निगरानी रखे हुए थे, जो डेली बेसिस पर जो जिनकी एक उस पर एक बहुत ही परसिस्टेंट फॉलोअप था, वो थे प्रदीप भंडारी जी। और उन्होंने अपनी जनता का मुकदमा के जरिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो बिना कोई विलंब के हम आज मिलते हैं प्रदीप भंडारी जी से और उनसे बात करते हैं न सिर्फ बंगाल वायलेंस के बारे में बल्कि एसएसआर केस और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू आवर नमस्कार शो। लक्ष्मी जी। नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू जय हो प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजलक्ष्मी जी। जय हो में आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा समय मैं लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में बारिश काफी हो रही है। मैं अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाया, तो यहीं पास में बस स्टॉप से लाइव को कर रहा हूँ। ओके, बट जैसे भी हो, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो एक छोटा सा क्लिप है आपके बारे में जो मैं प्ले करना चाहूंगी। Hi, I'm Pradeep Bhandari, and right now I'm the founder and CEO of Jan Ki Baat, which is a good street play artist. I got to spend some time at National School of Drama. मेरा पर्पस यही था कि जो सुशांत के साथ अन्याय हुआ है वो मेरी जिंदगी का मिशन बन गया था उस समय। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और आप एथलीट्स के सम्मान में देश साथ में खड़ा हो गया और हम भी ओलंपिक एथलीट्स के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। हमारे सुशांत जो है हमारे लिए एक न्याय का प्रतीक था जिसको सिस्टम ने क्रश करने की कोशिश करी थी और इसीलिए हम सब साथ में सुशांत के लिए खड़े हुए। तो मैं ये आपने जनता का मुकदमा के पहले मुकदमे को प्यार दिया, समर्थन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल का मुकदमा पर आपने 50,000 से ज्यादा ट्वीट कू पर सबसे ऊपर ट्रेंड करते हुए डेली हंट पे 26 लाख की संख्या में लाइव जुड़कर देश को बता दिया कि सिर्फ मैं प्रदीप भंडारी नहीं, देश का बच्चा बच्चा बंगाल पीड़ितों के न्याय और बंगाल हिंसा की साजिश के खिलाफ एकजुट है। तो हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि कितने जोश से और किस तरीके से आपने जनता का मुकदमा किया था। और सिर्फ हमारे जनता ने आपको इतना सपोर्ट भी दिया और उसी का शायद नतीजा है कि और ऐसे काफी सारे लोगों का इसमें जो योगदान है उसके वजह से आज एक हम कह सकते हैं कि एक स्टेप आगे हम गए हैं कि सीबीआई जांच इसमें ऑर्डर हुई है। तो आपका इसमें क्या ऑब्जर्वेशन रहा? जैसे जो इलेक्शन के टाइम पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन था कि आपको क्या इसकी कुछ आपको ऐसा लगा था उस टाइम पे कि ऐसा हो सकता है इतना वायलेंस? और मतलब व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन एट दैट टाइम? राजलक्ष्मी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता में हमेशा से डर था कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे या तृणमूल के अलावा किसी और को वोट करेंगे और बाय चांस अगर तृणमूल पार्टी की सरकार आ जाएगी तो उनको जीने नहीं दिया जाएगा। मैं अचंभित था कि 2 मई के बाद में जिस स्केल पर लार्ज स्केल वायलेंस की हुआ कि शायद ही किसी स्टेट में ऐसा हुआ होगा। कैलकाटा हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि स्टेट के पास ऑप्शन थे पुलिस ने फाइल करने के लिए। 60% केसेज में उन्होंने एफआईआर नहीं करी। जो लोग अपने घर से विस्थापित हुए थे, जब वो अपने घरों में गए तो पुलिस ने उनको प्रेशर किया, वो कोर्ट के सामने अपनी पिटीशन और एफिडेविट नहीं दाखिल कर सकते थे। इनफैक्ट साथ में आपको बताऊं कि डीजीपी की रिपोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की रिपोर्ट में भले 60% डिफरेंस था। डीजीपी के हिसाब से 0 रेप हुए थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हिसाब से 11 रेप हुए थे। तो ये लार्ज स्केल ऑर्केस्ट्रेटेड वायलेंस जिससे एज पर कैलकाटा हाईकोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि स्टेट ने एक लूप फॉर्म कौन किया था और स्टेट के टाइटल्स को होने किया था। इसलिए जांच जो है
हुई है जिससे कि परपेट्रेटर्स के खिलाफ मुकदमा चले और परपेट्रेटर्स जो है कानून की सलाखों के पीछे हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोर्ट ने ये भी कहा है, कोई भी मेजोरिटी की सरकार आती है तो उसके पास ये हक नहीं होता है कि जिसने उसको वोट नहीं किया वो उसको पनिश करे। हमने बंगाल में ऐसे ही देखा था कि जिसने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं किया था उसको पनिश किया गया था। अब ये जांच सीबीआई करेगी, पर ये बहुत बड़ा निर्णय है, न्याय का निर्णय है, जस्टिस का निर्णय। नहीं, ये तो आपने बराबर कहा कि ये एक मतलब इसका न्याय जरूर होगा, लेकिन बहुत लोगों का ये एक मतलब उनको डाउट है कि सीबीआई किस किस हद तक इसमें सफलता प्राप्त करेगी, क्योंकि हमने देखा कि काफी सारे केसेस हैं। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि पिछले 25 सालों में ऐसा कौन सा केस सीबीआई ने, मतलब एटलीस्ट हाई प्रोफाइल केस सीबीआई ने ऐसे कौन से केस में कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इस केस में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये बहुत ही स्वाभाविक और जायज सवाल है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को नहीं दिया होता और स्टेट पुलिस के पास रहता तो सब कुछ जो है वो ठंडे बस्ते में चले जाता। अब कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा, इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस द बेस्ट ऑफ द करंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इज द सीबीआई टू हैंडल इट, इंडिपेंडेंट एजेंसी। तो अगर मान लीजिए कि कन्विक्शन होने में दिक्कत भी होती है, पर अगर ये सीबीआई ये प्रूव कर पाती है कि किस तरीके से इसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिली थी, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी जीत होगी। तो हाँ, चैलेंज है, पर आप एक चीज समझिए कि पूरा इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस से लेकर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को देना, और साथ में एसआईटी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसको रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज देखेंगे। ये काफी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के अंदर दैट वाज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। राइट, और उसमें एक डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि आप जो संगीन अपराध है उसके जांच सीबीआई करेगी, और जो थोड़े से कम संगीन, मैं ये नहीं कहूंगी कि संगीन नहीं है, जो कम संगीन है उसको एसआईटी जांच करेगी, लेकिन दोनों कोर्ट के सुपरविजन में होंगे। तो आपका इसमें क्या ऑब्जर्वेशन था? कैन यू जस्ट गाइड आवर व्यूअर्स थ्रू द सीरियसनेस ऑफ द इशू? मुझे वैसे तो काफी लोगों का इसमें उन्होंने मतलब शौक तो हुआ ही है सबको, लेकिन फिर भी एक अगर आप अपने कुछ डाटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आई थिंक यू हैव योर ईयर्स टू द ग्राउंड, आपने जो इलेक्शन में हो या पोस्ट पोल में हो, आपके जो डाटा और जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप कुछ उसमें उसका खुलासा करें तो वी विल नो द नेचर ऑफ द सिचुएशन। नेचर ऑफ द सिचुएशन ये है कि मैं इसको एक विश्वजीत सरकार, जो अभिजीत सरकार के भाई थे, जिनने वो वीडियो किया था, उसके बाद उनको मारा गया था, उनके कुत्ते तक को नहीं छोड़ा था। कल मेरे टीम के मेंबर की उससे बात हुई, उन्होंने बोला मैं पहली बार 2 महीने के अंदर खाना शांति से खा पा रहा हूँ, और खुशी के आंसू के साथ वो रोए थे, क्योंकि उनको 2 महीने से इतना पॉलिटिकल प्रेशर था, पुलिस प्रेशर था, हर दिन पुलिस उनके घर पर आती थी कि केस वापस ले लो, केस वापस ले लो। वो फर्स्ट अपेलेंट थे जिनने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दाखिल की थी। तो आप ये चीज समझिए कि ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट को सीमित नहीं था, ये हर रीजन के अंदर था। सबसे ज्यादा अगर डेटा की बात की जाए तो बीरभूम के अंदर हमको केसेस ऑफ वायलेंस देखने को मिले थे पोस्ट पोल। अब ये कोई नॉर्मल नहीं थे, उसमें इस तरीके के सिचुएशंस थी कि रेप, मर्डर, ये आम बात हो गई थी। इनफैक्ट जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया था उनका बाजार के अंदर उनको घुमाया गया और समाज से माफी मांगी गई कि कभी भी टीएमसी के अलावा किसी और को वोट नहीं करें। तो ऐसी चीजें रिपोर्ट हुई थी, और ये सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे एक तो बीरभूम के इलाके के अंदर और साउथ 24 परगनास के अंदर, और नॉर्थ में अगर देखेंगे कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, इन सब एरियाज के अंदर ये ज्यादा रिपोर्ट हुई थी। अब इस पे अगर तृणमूल कांग्रेस कहती थी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्यों है, तो शीतलकुची की घटना के अंदर ममता बनर्जी खुद सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और सीबीआई की जांच की बात कर रही थी। तो मेरे लिए ये एक विरोधाभास है, और इसीलिए मैं आपसे वापस से कहना चाह रहा हूँ कि मोर देन 3000 टोटल अगर आप पढ़ेंगी तो मोर देन 1000 केस ऐसे कंप्लेंट्स थी जिनको रजिस्टर नहीं किया गया था। जब कोर्ट के आर्ग्यूमेंट चल रहे थे तो वेस्ट बंगाल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जब ईमेल आईडी दिया था और कहा था कि जिसकी भी कंप्लेंट पुलिस में रजिस्टर नहीं की है वो आप उस ईमेल आईडी पर भेजिए, तो उस ईमेल आईडी पे तमाम कंप्लेंट्स आई।
वो तमाम कंप्लेंट्स को जब कोर्ट ने पुलिस को भेजा तो पुलिस ने तब भी एक्शन नहीं लिया। इसलिए कोर्ट ने, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट विच द कोर्ट हैज टेकन, और कभी इतिहास में यूनानिमस जजमेंट 5 जज बेंच का देना बहुत रेयर होता है, और क्योंकि इनने यूनानिमस जजमेंट 5 जज बेंच का दिया, दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग विच टेल्स यू द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। और साथ में 6 हफ्ते के अंदर पहली रिपोर्ट भी मांगी है, और सभी विक्टिम्स को इमीडिएट कॉम्पनसेशन देने की भी बात हो रही है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। वेरी ट्रू। ये जो आपने जैसे उसको एक पर्पस ऑफ लाइफ जैसे बनाया, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन था राजलक्ष्मी जी, माफी चलो रोक लो, कोर्ट ने इसमें यह भी कहा था इट इज टू डू विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, और फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल की बात थी। और ये कोर्ट ने कहा था कि अगर एक सरकार चुन के आती है, 2/3 बहुमत से आती है, मेजोरिटी से आती है, तो एक सरकार ऐसा सोचे कि वो हर चीज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, और डेमोक्रेटिक राइट्स को गारंटी नहीं करेगी, तो कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा था। तो बंगाल की स्थिति वॉज अबाउट फंडामेंटल राइट्स। वेरी ट्रू। और मुझे खुशी है कि आपने इसको इतने परसिस्टेंटली इसको फॉलो अप किया। मतलब अगर जैसे और भी कुछ केसेस हैं जो मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे जिसमें आपने कहा था कि ये दिस यू हैव टेकन इट अप एज योर पर्पस ऑफ लाइफ। जो ये जो आपका केस है, ये जिसमें आपने सीबीआई जांच मांगी थी, डिमांड की थी रादर, इन बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस, उसी तरीके से आपने एसएसआर केस में भी, सुशांत सिंह राजपूत केस में भी आपने बहुत ही परसिस्टेंटली फॉलो अप किया था। और उसका भी सीबीआई जांच का अभी तक कुछ कंक्लूजन हुआ नहीं, बट आई वुड से एटलीस्ट सीबीआई जांच ऑर्डर आना, मतलब इट इज एन ऑर्डर इन इटसेल्फ दैट सेज दैट उसमें कुछ तो गलत था। मतलब that is a kind of a certificate to the government, to the Maharashtra government in the SSR case, and to the West Bengal government, to Mamata Banerjee government in the post poll violence case. लेकिन आपका इसमें क्या ऑब्जर्वेशन था इन द SSR केस? उसमें जैसे आई थिंक you were so enthusiastic and you were so harassed also by the police. तो उसके बारे में भी कुछ आप अगर कह सकते हैं, बता सकते हैं। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, एसएसआर केस के अंदर सीबीआई ने अभी तक नहीं चार्जशीट दाखिल करी है, क्योंकि मैं वापस से कह रहा हूँ कि इट वाज नॉट अ नेचुरल डेथ, इट वाज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड। देखिए, 2 चीजें होती है राजलक्ष्मी जी। कभी कभी आपके पास, अगर मान लीजिए कि किसी ने कोई क्राइम कमिट किया देश के अंदर, किसी ने मर्डर किया है देश के अंदर, तो अगर उसके पास मर्डर को प्रूव करने के लिए इनफ एविडेंस नहीं है, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाते, इसका ये मतलब नहीं कि मर्डर नहीं हुआ है, इसका ये मतलब है कि एविडेंसेस वर नॉट इनफ टू प्रूव द मर्डर इन द कोर्ट। दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर, सो यू नीड टू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और जब भी तो एसएसआर के केस में भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ कि सीबीआई ने अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है। मैं इंतजार कर रहा हूँ सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने के लिए, पर मेरा काम एक केस की तरफ केस की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करना, और सिस्टम को एक ऐसे स्टेट में लाना कि सिस्टम अपना काम करे, ये होता है। जब मैटर सबजुडिस हो जाता है तो कोर्ट जो होती है वो सबसे प्रोमिनेंट रोल ले लेती है, और एक सबजुडिस मैटर के अंदर मैं सिर्फ उस जिले को क्वेश्चन कर सकता हूँ, पर जब चार्जशीट दाखिल होगी और पता चलेगा कि चार्जशीट के अंदर लूपहोल्स है, तो मैं वापस से सवाल उठाऊंगा। ये आपको समझना पड़ेगा, एक संवैधानिक ढांचे के अंदर अलग अलग लोगों का रोल क्या होता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, पर हमारी जो न्याय प्रणाली इस तरीके की है कि मर्डर अगर किसी ने किया होगा तो उसको भी छोड़ देंगे अगर इनफ एविडेंसेस आर नॉट देयर, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ सेज दैट हम 100 गुनहगार को रिहा कर सकते हैं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। That is something which is very important. So just the fact that enough evidences are not there to prove a murder does not mean that the murder did not happen. Very true. लेकिन उसमें आपको ऐसे क्या इंडिकेशन था कि आपको you were so sure and you took it up as a purpose of your life, कि आपने उस पर इतना एनर्जी डाला और इतने एफर्ट्स डाले आपने उसमें, कि ऐसा क्या दिखा आपको उस केस में? मानना ये है कि सुशांत की, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं सुशांत की बहुत ज्यादा पिक्चरें नहीं देखी, मैंने 1 या 2 ही पिक्चरें देखी होंगी, पर सुशांत सिंह राजपूत मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति था जो एक छोटे शहर से आया था, जो एक बड़े बॉलीवुड के पैसे वाले लोग और जिनने पूरा कबाल बना के रख दिया था, जिनने सोचा था कि इस देश के
पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वही चलाते हैं, उसमें उसने अपना नाम कमाया, उसने 100 करोड़ की पिक्चरें करी और बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स को उनने धूल चटा दी। तो ये पूरी जो इंडस्ट्री के अंदर एक लॉबी जो ड्रग माफिया चलाते हैं, जो बड़ी पैसे वाली लॉबी चलाती है, उसके सामने एक नौजवान जो टैलेंटेड था, जो एक देश का युवा था, वो उसने अपना नाम कमाया। जब उसके खिलाफ साजिश की थी, मुझे लगा कि देश में रह रहे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का हर युवा जो इस देश में बड़ा किसी भी फील्ड में करना चाहता है, उसके खिलाफ एक साजिश थी। और अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा तो कल कोई भी बच्चा या कोई भी युवा अगर आगे जाएगा तो उसको लगेगा ऐसा ना हो कि पैसे वाले और सिस्टम मेरे खिलाफ साजिश कर दे। तो वो मेरे लिए सुशांत की लड़ाई थी। आज आप देखिए बॉलीवुड के अंदर सलमान खान से लेकर इतने बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, ये जो लोग हैं, इनकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही है क्योंकि अब जनता कॉन्शियस हो रही है। जनता एक मनोज वाजपेयी की भी पिक्चर हिट कर रही है जिसका कोई स्टार बैकग्राउंड नहीं, तो जो डेफिनेशन ऑफ स्टार चेंज हो जाती है। एक सलमान खान को भी एयरपोर्ट के अंदर एक सीआईएसएफ का ऑफिसर जो है वो लाइन में ला का है, तो ये लोग सोचते थे कि ये भगवान है, वो चेंज हो चुका है। वेरी ट्रू। आपने वो पूरा परसेप्शन चेंज किया आपने। और जो भी एसएसआर वॉरियर्स हैं, उन्होंने काफी सारा इसमें योगदान दिया है कि ये जो बॉलीवुड में जो आई वुड से गंदगी या कचरा या जो भी आप कहें, और उसमें और भी चीजें इन्होंने बॉलीवुड को एक माफिया के रूप में चलाना चालू कर दिया था, जिसके अंदर ये निर्धारित करते थे कि किसकी फिल्म कितनी डिस्ट्रीब्यूट, कौन हीरो बनेगा, कौन हीरो नहीं बनेगा, किसकी पिक्चर को कैसे प्रमोट किया जाएगा। अभी भी सिर्फ काम 30% हुआ है। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जो योगा में वीडियोस करते हैं, जब उनके खुद के पति पॉर्न और सेक्स रैकेट्स में आते हैं और ये अपने आप को इनोसेंट कहते हैं, ऐसी है जो हिपोक्रेसी और ऐसी फेक सेल्फ राइटियसनेस को मेरे को एक्सपोज करना है। क्योंकि जब तक बॉलीवुड क्लीन होगा तो ड्रग्स क्लीन होंगे, ड्रग्स क्लीन होंगे तो देश के युवा को फायदा होगा। बहुत सही कहा आपने। और इसमें अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये दोनों मामलों को, वेदर इट वाज एसएसआर केस या फिर ये बंगाल वायलेंस, इसमें जबकि काफी सारे लोग इसमें इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था, फिर भी वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गया। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि बंगाल वायलेंस के मामले में जबकि काफी सारे अलग, मतलब जो भी ऑपोजिशन में थे वो सारे पार्टीज ने तो वैसे तो कंप्लेंट किया हुआ था, लेकिन उसमें प्रोटेस्ट कहिए या आगे जाकर उसमें कुछ भी मतलब उस केस को आगे बढ़ाना, वो केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने क्यों किया? मतलब आपको ऐसा लगा नहीं कि बाकी पार्टियों की भी उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? इवन इन एसएसआर केस ऑल्सो इट बिकेम समथिंग लाइक जैसे बीजेपी वर्सेस बाकी पार्टीज की जैसे विषय हो गया वो। तो ये बात नहीं थी, दुख की बात है कि ये पॉलिटिकल, राजलक्ष्मी जी दुख की बात है कि मुद्दा ने राजनीतिक मोड़ ले लिया था। मेरे लिए सुशांत की लड़ाई देश के हर युवा की लड़ाई थी, जिसके जेब में पैसे नहीं थे, जिसके दिल के अंदर जज्बा है और जिसके पास टैलेंट है और मेहनत करने की लगन है। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा था। मैं बीजेपी शिवसेना के बीच की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। उसने बीजेपी शिवसेना का टर्न ले लिया। राजनेता तो ऐसे होते हैं कि जिनका जहां सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो वहां पे जुड़ जाते हैं। आज साथ अलग है, कल साथ होंगे, परसों वापस अलग हो जाएंगे। पर सुशांत की लड़ाई मेरे लिए वो नहीं थी, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये युवाओं की लड़ाई थी और अभी भी है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी को उठाना चाहिए था, पर जिस तरीके से सरकार ने बिहेव किया था, दाढ़ी तोड़ की दाढ़ी में तिनका है ना। बताइए अगर इसके अंदर क्या जरूरत, बिहार पुलिस को क्वारंटाइन करने की क्या जरूरत थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बयानबाजी कर रहे थे। खुद उन लोगों ने ऐसा एक्सेप्शन दिया कि वो लोग है। और मैं ज्यादा दिशा केस मेन केस था, मैं कहना चाहता हूँ कि कर रही है, जो दुख की बात है। आपको बंगाल में ऐसा तो क्या ये सिर्फ बीजेपी वर्सेस पीएनपी की लड़ाई है? ये दुख की बात है। और ये क्योंकि उनको लगता है कि बंगाल में अभी तक हिंसा चल आ रही है, तो अब जो है वो एक नॉर्म राजनीति के अंदर राजनीति के लोगों को मारना जो है, अगर उनके साथ आप वोट, उनको आपके वोट, उनका वोट आपके चाहता तो उनको डराना सकता है कौन बन गया है। अगर कोई गलत नॉर्म में गलत प्रेसिडेंट है और कोई चीज गलत चली आ रही है इतने सालों से, तो उसका ये मतलब नहीं कि सब उसको सपोर्ट करें। तो इसको गई तो इसीलिए की गई
और अब कलकत्ता काफी अभी ये एक कमेंट मैंने काफी सुना कि ये तो हमेशा होता है, हर इलेक्शन के बाद होता है बंगाल में, तो में उसको ऐसा जैसे नॉर्मलाइज हो गया। जी, तो देश के अंदर अगर कोई कोई अपराधी मर्डर करता है तो अब क्या पुलिस काम नहीं करेगी? ये तो बोलते हुए कि अरे मर्डर तो हमेशा ही होते हैं, तो उसकी कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे ये आर्ग्यूमेंट जो लोग देते हैं उसमें हंसी आती है और हत्यात्मक है। अरे भैया, कहीं पे भी क्राइम हो रहा है तो एक्शन तो लिया जाएगा, उसके पहले एक्शन नहीं लिया गया तो उनकी विफलता है। इसका ये मतलब थोड़ी कि जिसके पास में अभी जिम्मेदारी है वो एक्शन डाले। इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुत सही तरीके से और कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में भी ये कहा है the party that said that the forceful violence is a no, कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि not even one instance of forceful violence or one instance of person being threatened for the sake of cannot be tolerated of free and fair democracy. वेरी ट्रू। अब आपके एक पुस्तक के बारे में बात करते हैं जो आपने लिखा था, आफ्टर द इलेक्शंस मोदी मैंडेट 2019। उसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली राजनीतिक किताब थी राजलक्ष्मी जी जिसमें मैंने जनता से बात नहीं करी थी और जनता की प्रधानमंत्री को विश्वास ट्रस्ट की उनकी वेलफेयर स्कीम करती है। तू उनको आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है प्रदीप जी। अब मेरी बात आ रही है आपको? हाँ, आई थिंक इट इज अ लिटिल बेटर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से जनता ने विश्वास दिया कि उनको 300 से सीटें आएगी, 400 से घूमी थी और घूमी के राजनीतिक किताब में जनता से बात नहीं किया था, जनता की बात किया था। तो जनता 2019 चुनाव में जनता का कहना वो मैंने जनता के सिपोलॉजी के रूप में किया था। मैंने जब 300 से ज्यादा सीटें सबसे पहले मैंने बोली थी तब सब लोग आजाद साथ थे। जब बाद में तो उनको समझ में आया वेलफेयरिज्म और नेशनलिज्म और प्राइवेटिज्म का वजह से ज्यादा सीटें। अब आपका अब रिसेंट टाइम्स में क्या ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि अभी काफी लोगों का ये कहना है कि वो उस टाइम पे 2019 के बाद जो पॉपुलैरिटी थी उसमें काफी प्रतिशत डिप हो गई है पॉपुलैरिटी, स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक। तो क्या आपका भी वही है राय, या आपका कुछ और इसमें? राजलक्ष्मी जी, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसमें कुछ ओरिजिनल स्टडी नहीं की है। मैंने इतने बड़े डेटा की स्टडी नहीं की है कि मैं एक पैन इंडिया कमेंट कर सकूं। मैं उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में मैंने एक सर्वे रिलीज किया है जिसकी मैंने पब्लिक रख दी है, मैं कमेंट कर सकता हूँ। मैं लार्जली देश क्या सोच रहा है कि ये कमेंट करने का किसी डेटा नहीं। ओके, तो लेकिन आपका इन जनरल अभी क्या ऑब्जर्वेशन है अबाउट, जैसे आपने अभी यूपी की स्टडी की है, वेस्ट बंगाल में आपने इलेक्शन के टाइम पे पूरा आप जुड़े हुए थे एंटायर प्रोसेस के टाइम पे, और पैंडेमिक में स्पेशली आपने इवन मतलब वो आप खुद को रिस्क में डालते हुए भी आपने इतना पूरी तरीके से आपने उसको कवर किया है। तो क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, मतलब एनालिसिस क्या रहेगा आपका कि 2019 से लेकर अब तक का क्या सफर है स्पेशली बीजेपी का? मैं ये कहना चाहता हूँ राजलक्ष्मी जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने एशिया नेट के साथ में जन की बात और एशिया नेट ने भी सर्वे रिलीज किया है। इसमें मेरी 3 सबसे बड़े टेक अवे हैं। अगर अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी के पर्सनल में बात की जाएगी तो योगी आदित्यनाथ जी को ज्यादा 48% लोग चाहते हैं, अखिलेश यादव जी को 40% चाहते हैं। और साथ में 42% लोग ये भी कहते हैं कि कैंडिडेट जो होंगे वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस वक्त हमारी वोटिंग चॉइस को डिसाइड करने के लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर जो नेगेटिव जा रहा है सरकार के लिए वो महंगाई, और सबसे बड़ा मुद्दा जो पॉजिटिव जा रहा है वो कानून व्यवस्था को सही और सशक्त रूप से चलाना है। ये सब कास्ट लेवल में बात करूंगा तो ब्राह्मण 70% बीजेपी के साथ है। एज ऑफ राइट नाउ 30% दूर जा रहे हैं। कानपुर की बेल्ट के अराउंड ब्राह्मण से रोष है। वेस्ट के अंदर 55% जाट है जिन्होंने अपनी ओपिनियन नहीं बनाई है। यादव ओबीसी मेजोरिटी बीजेपी के साथ में है।
साथ में अगर दलितों की मैं बात करूंगा तो नॉन जाटव दलित के अंदर बीजेपी का होल्ड है, जाटव के अंदर डिवीजन है, नॉन जाटव में भी डिवीजन है, पर थोड़ा सा बीजेपी ने वहां पे वेलफेयरिज्म की वजह से गेन किया हुआ है। यादव कंप्लीटली समाजवादी पार्टी के साथ है, मुस्लिम भी कंप्लीटली मेजोरिटी समाजवादी पार्टी के साथ है। पर इस वक्त वोट और सीट की बात करना बड़ा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि लोगों ने अभी अपनी सीट और ये वाली ओपिनियन नहीं बनाई। ओके, और ये जो महागठबंधन की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, या विल दे बी एबल टू मुझे लगता है बेंड? ये सब पार्टीज जो होंगी राजलक्ष्मी जी, ये फ्रेंडली फाइट के रूप में आएंगे उत्तर प्रदेश में, रादर देन बिग अलायंस। क्योंकि फ्रेंडली फाइट के अंदर इनका ये होगा कि अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों से फ्रंट पहले ही टाई अप कर लेंगे, पर जो बड़ी पार्टियां वो ये सोचेंगी कि अरे यहाँ पे बीजेपी हार सकती है, तो चलो आपके वोट हमारे को मान लीजिए कांग्रेस अपने वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर कर देगी, इस ओके, तरीके से रहेगा। ओके। और ये जो अभी पैंडेमिक के टाइम पे ये फार्म लॉज और ये इलेक्शन रैलीज और ये सब तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज बन गए थे, कुंभ मेला, तो इसका आपको क्या लगता है, इसका कितना असर पड़ा होगा ये पूरे फार्म इलेक्टोरेट लॉज पे? के ऊपर जब मैंने बात करी तो वेस्ट के अंदर जाटों में ये मुद्दा है, पर फार्म बिल में 55% लोग जो है वो फार्म बिल्स को कम्प्लीटली जानते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश चुनाव का पूरा मुद्दा जो है वो फार्म बिल के आधार पे एंटी वोट जाएगा। वेस्ट के अंदर कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है, पर दैट इज व्हाट आई कैन से। ओके। और कुंभ मेला और कोविड ये कुंभ का कोई नहीं नेगेटिव है। कोविड हैंडलिंग के अंदर 45% लोग जो है वो कहते हैं कि काम जो हुआ है उसको कोरोना को कंट्रोल करने में ठीक या अच्छा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 50% जो लोग खराब कह रहे हैं। कई कई इलाकों में खराब हुआ है, कई कई इलाकों में अधिकारी नहीं पहुंच पाए, कई कई इलाकों में अच्छा हुआ है। तो मल्टीपल इश्यूज है इस वक्त। और अगर मैं बात करूं हिंदुत्व की, तो ऐसा ये नहीं है कि हिंदुत्व पूरी तरीके से हर स्टेट में चल रहा है। आगे चल के अगर चलेगा तो फिर चीजों की कई कई पॉकेट में जरूर चल रहा है, कई कोई पॉकेट नहीं चला। पर ऐसा हो सकता है इलेक्शन आने के करीब पूरा का पूरा इलेक्शन पे हिंदुत्व एक प्रीडोमिनेटिंग इलेक्शन इशू बन। करेक्ट। ये कावड़ यात्रा, इस पर जो रोक लगाई गई थी, उसका कुछ नहीं असर पड़ा है इस पे? नहीं नहीं राजश्री, इस पे कुछ। ओके, बट आई थिंक दैट वाज अ मच नीडेड स्टेप कि उसको रोक दिया जाए, बट मेरे उसका हिसाब कुछ से कोई भी नेगेटिव। सोशल गैदरिंग होनी चाहिए, उसको रोक देना चाहिए था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड पैंडेमिक, किसी भी धर्म की। ट्रू। अब मुझे पता है कि आपको समय की बहुत मतलब आपको रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा समय का, और लेकिन कुछ सवाल हमारे और भी हैं, लेकिन आई होप कि आप फिर एक बार एक बड़े सेशन में आएंगे। लेकिन आप जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जो आपने एक वीडियो में कहा था कि हर किसी को एक पर्पस ढूंढना चाहिए, तो कुछ आप हमारे युवा दर्शकों के लिए और इन जनरल सबके लिए, मतलब हमारे शो का पर्पस तो वही है कि मतलब हर किसी को उनके मन में एक पॉजिटिविटी आए, उनका मनोबल बढ़े, और वो अपने अपने तरीके से जो जैसे भी हो देश के लिए कुछ करे, और ताकि हमारा देश विश्व गुरु बन सके। तो आपका उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा, और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो देश के लिए? पहले तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि मेरे को बस स्टैंड से आपसे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि बारिश बड़ी तेज हो गई थी और मैं अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाया। मैं जरूर जुड़ूंगा, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। मेरे को रनिंग के लिए जाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर युवा से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब युवा जो है वो एक्सेल करेंगे और अपनी अपनी फील्ड के अंदर वो कुछ बड़ा करेंगे। और ये भले कोई अगर इंजीनियर है तो सबसे अच्छा इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर है तो सबसे अच्छा डॉक्टर बने, और इनोवेशन की तरफ फोकस करे। ऐसा कोई अगर स्पोर्ट्समैन है तो बेस्ट स्पोर्ट्समैन बने। नीरज चोपड़ा हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल। तो हमें अलग अलग फील्ड में यंग आइडल्स की जरूरत है, यंग इंस्पिरेशनल लोगों की जरूरत है जो एक्सेल करे और हमारे युवाओं को एक मार्गदर्शन दिखाए। दूसरी चीज मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, वेल्थ कमाइए, वेल्थ क्रिएशन। चाइना आज इसलिए आगे बढ़ा है
क्योंकि उसके अंदर वेल्थ क्रिएटर्स है। हमारे देश के जितने ज्यादा वेल्थ क्रिएटर्स होंगे उतना ज्यादा देश आगे बढ़े रहेगा। और अपने धर्म को और अपने कल्चर को मत भूलिए, क्योंकि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है, ट्रेडिशन, और यही हमको विश्व से डिफरेंशिएट करता है। कोई भी व्यक्ति देश को अकेला आगे नहीं ले जा सकते, पूरे के पूरा देश मिलकर आगे जाता है। और इसमें युवा जो है, युवा शक्ति सबसे ऊपर होगी। जब युवा अलग अलग फील्ड के अंदर इनोवेटर्स बनेंगे, डिसरप्टर्स बनेंगे, लीडर्स बनेंगे, तो देश जो है चाइना को हराएगा। बहुत अच्छा बताया और आपने। साथ में और फिटनेस पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल पिज्जा और बर्गर वाली जनरेशन अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देती है। दाल रोटी सब्जी ज्यादा देर तक आपको सस्टेन करेगी, ना कि पिज्जा और बर्गर। वेरी ट्रू। और एक एक्चुअली जोक भी चल रहा था हर जगह कि ये जो फास्ट फूड और ये जो हाई फाई जो हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह पीने वाले हैं वो तो पीछे रह गए, और ये जो मक्खन और देसी घी और दूध वगैरह पीने वाले जो देसी जो लोग हैं उन्होंने गोल्ड और मेडल्स ले लिए। तो आपने जो बोला वो इट वाज समथिंग सिमिलर। तो मैं आशा करती हूँ कि थैंक आप यू फिर सो मच, से एब्सोल्युटली जुड़ेंगे। एग्रीड राजलक्ष्मी जी। दूध दही मक्खन, यही आपके और दाल रोटी सब्जी, यही आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है। मैं खुद हर दिन सुबह उठ के 2 चम्मच घी पीता हूँ। मुझे लगता है यही चीज है। पिज्जा और बर्गर इज द वर्स्ट पॉसिबल फूड। वंस इन अ व्हाइल इज ओके, बट दैट कैन नॉट बी द फूड ऑफ द जनरेशन। वेरी ट्रू। और मुझे लगता है शायद दैट इज ओनली द सीक्रेट। मैंने आपको जब भी देखा है, whenever I've met you, whenever I've seen you in the studios, आप हमेशा you are so full of energy, so full of enthusiasm। आपके वजह से बाकियों को भी they are also fired up। तो एज अ पार्टिंग कमेंट, what is your secret of that enthusiasm? और आपका जो एक बबलिंग एक एनर्जी है, तो what is the secret of that? मैं राजलक्ष्मी जी हर दिन 1 घंटा पसीना बहाता हूँ। और भले साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्रॉसफिट ट्रेनिंग हो गई, जिम के अंदर हर चीज करता हूँ, तो 1 घंटे में अपने शरीर और अपने मस्तिष्क को देता हूँ। सुबह या शाम जब भी समय मिल जाए, दैट इज समथिंग विच कंप्लीटली रिमूव्स द टॉक्सिन्स इन माय बॉडी। एंड दैट इज, कभी किसी दिन योगा करूंगा, मार्शल आर्ट्स करूंगा, वेट्स उठाऊंगा, रनिंग करूंगा। सो इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, because I love playing sports and have always been in sports training. So that is what I can say. 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। बहुत बढ़िया। यानी आप इतने एनर्जी से जो आप अपना काम करते हैं, उतना ही एनर्जी आप अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए भी रखते हैं, और डाइट पे भी आपका पूरा जैसे आपका ध्यान है। सो देन दैट इज व्हाट मेक्स यू सच अ वंडरफुल पर्सन। एंड आई एम ग्लैड कि आपने इतना अच्छा पर्पस अपने उठाया। एंड आई होप कि ये जो सीबीआई जांच वगैरह होगी उसमें से कुछ अच्छा निकले। एंड इवन इन एसएसआर केस ऑल्सो we have all been praying and hoping, and we can't wait to hear कि उनको कुछ जस्टिस मिले। And I know that there are a lot of people out there who are praying for justice for SSR, and also for justice for all those Hindus, all those victims of the political, I would say, political bloodshed that is going on in West Bengal. And ये कह देना कि ये तो हमेशा होता है, that is like it is like normalizing crime, which I think is a bigger crime than everything, because where you are closing your eyes to what is happening there. तो थैंक यू सो मच प्रदीप जी। आपने आपके बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकालकर, लेकिन ये एक सही मौका था आपसे, बिकॉज दिस इज अ फ्रेश न्यूज, इसीलिए आपसे जानना जरूरी था कि ये इसमें क्या हो रहा है। तो दैट इज व्हाई आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए। So Thank you thank so you much, so much. Radhakrishnan ji. I love to join again and again on your wonderful YouTube channel. Keep doing great work. Thank you so much. And yet again, sorry for being late. No worries. और looking forward to another session with you soon, और जिसमें आपसे और अच्छे टॉपिक्स पे बात करेंगे। And I'm sure that our viewers can also write to us and tell us what more they would want to hear from you,
because you have been following up a lot of issues. So आपका एक जनता का मुकदमा भी तो आप चलाते हैं, तो हमारे दर्शक हमको रेकमेंड करते रहते हैं कि वो किसकी बातें सुनना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे। तो आई एम श्योर कि आपके विषय में वो ये भी बताएंगे कि और किस विषय पर वो सुनना चाहेंगे आपको। तो वेरी बेस्ट विशेस टू यू। आपका जो भी पर्पस है, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड इवन बेटर पर्पसेस, इवन मोर पर्पसेस आल्सो, एंड प्लीज कीप टेकिंग अप ऑल दीज कॉजेस, और आपके एंथुजियाज्म और एनर्जी कभी डिप मत होने दीजिएगा। एंड आई एम श्योर अगर इसी एनर्जी से हम लगे रहेंगे तो ये जो लीगल सिस्टम है ये इसमें जरूर सुधार होगा, एंड वी विल ऑल फाइंड जस्टिस, एंड देन भारत जरूर विश्व गुरु बन पाएगा। सो आई हैव अ लॉट ऑफ होप, एंड आई वांट यू आल्सो टू से जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और हमारे दर्शक भी कहेंगे जय हो। तो थैंक यू सो मच प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई विल प्ले वन मोर क्लिप ऑफ यू which is a surprise to you also perhaps, which shows a little aspects of your life. So just hang on for a minute and just okay, there is some technical problem in this, but that's all right. So I'll put up the clip separately, and I'm looking forward to having a discussion with you again. So Thank you. And actually there are a few questions I think that some people have put up on the YouTube channel. So would you be able to answer a couple of I them? can take one, Rajlakshmi ji, because my battery is 5%, so it will turn off any moment. So I just can take one question. Okay. Yes, there is one question. Nishant Sikanji is asking. उन्होंने कहा points well led, and but he wants to know why the SSR case is just at the back seat now. Is it really at the back seat? I am disappointed that the CBI has not filed a charge sheet. Now it is for the CBI to answer. Is what I can say. I have written the letter to the CBI multiple times. I think nobody else. I have written it thrice, even after in the past many months, and I have not got any official response. So let us wait for a month or so. But yes, I am a bit disappointed at the way in which the case is going, the pace of the case. Okay. Yeah, very true. I'm sure that you must be disappointed, and but I hope that we will definitely see some conclusion soon. Or yes, so we do have hope, क्योंकि अभी कुछ there have been some changes also in the system, and so hopefully there will be some change. And अगर लोगों का इसमें pressure बढ़ता रहा, if the government, if the system also is you can see that there is a pressure from the people, then obviously that will have an impact. क्योंकि ये पब्लिक का इम्पैक्ट ही तो है, जो ये आपने ये जो भी आप देख रहे हैं about CBI inquiry in SSR case as well as in the Bengal case. तो I'm sure, I'm positive कि इसमें कुछ अच्छा ही निकलेगा. So thank you so much that आपने इतना वक्त दिया, and looking forward to another discussion with you in the future again. Thank you so much. Thank you. Yeah. Jai Ho. Jai Hind. Jai Ho. Jai Ho.
हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लाइव स्ट्रीम में आप शामिल हुए और हमें जो भी आपने प्रश्न वगैरह पूछे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली प्रदीप भंडारी जी वॉज क्वाइट बिजी, ही वॉज, बट फिर भी उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और उन्होंने हमें ये कुछ अर्जेंट बेसिस पे उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। और मुझे यकीन है कि आगे चलकर और भी कुछ ऐसे सवाल होंगे तो आप हमें जरूर लिखिएगा आपके कमेंट्स में, तो उन सवालों के जवाब हम जरूर लेंगे प्रदीप जी से। उन्होंने हमें प्रॉमिस तो किया है दैट ही विल बी बैक फॉर येट अनदर सेशन, एंड हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अब और सेशंस में कुछ और अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज, कुछ और अच्छे अच्छे विषयों पर। तो जरूर देखते रहिए। जय हो और स्टे पॉजिटिव, स्टे यूनाइटेड, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। जय हो।